ठीक है बेटा, ये मई जून 2023 का पेपर है। पेपर 1-2 है, ये हमारा वेरिएंट होता है। ठीक है, और 1 आवर 15 मिनट इसका टाइम होता है। ये फर्स्ट एमसीक्यूज है। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ बुक कीपिंग। अच्छा जी, इसमें ऑप्शन ए है जी कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन, ऑप्शन बी है इंटरप्रेटिंग इंफॉर्मेशन, ऑप्शन सी है रिकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन, डी है समराइजिंग इंफॉर्मेशन। तो बेटे बुक कीपर जो होता है ना, ये जस्ट इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करता है। फॉर एग्जांपल कि कोई ट्रांजैक्शन, अगर कोई इवेंट होता है तो उसकी जो ट्रांजैक्शन होगी तो बुक कीपर उसको अकाउंटिंग बुक्स में रिकॉर्ड करेगा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आपके पास जो इसकी ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर, ठीक है। तो ना तो इसका काम कम्युनिकेशन करना होता है, ना इसका काम है कि वो इंटरप्रेट करेगा, ना इसका काम है कि समराइज करेगा। ये सब काम अकाउंटेंट के होते हैं। बुक कीपर जो बुक कीपिंग करता है वो जस्ट ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है अकाउंटिंग बुक्स में। तो रिकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन इसका आंसर हो जाएगा। ओके बेटा जी, एमसीक्यू नंबर 2 के विच कंपोनेंट्स ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन डू डिस्क्रिप्शन 1, 2 एंड 3 रिलेटेड टू। कि किस कंपोनेंट में, यानी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में किस हेडिंग के नीचे आपकी ये वाली ट्रांजैक्शन आएंगी कि फाइनेंस एंड अदर रिसोर्सेज दैट हैव बीन प्रोवाइडेड बाय द ओनर। ये वाले जो आपकी डिस्क्रिप्शन है उसके हेडिंग किन हेडिंग्स के नीचे आएंगी। तो जो फर्स्ट डिस्क्रिप्शन है वो क्या है, फाइनेंस एंड अदर रिसोर्सेज दैट हैव बीन प्रोवाइडेड बाय द ओनर। तो फाइनेंस एंड अदर रिसोर्सेज यानी कि ये आपका तो कैपिटल हो गया। ठीक है, नंबर 2 है मनी ओड फॉर गुड्स सप्लाइड, अनपेड एक्सपेंसेस एंड लोन मेड टू द बिजनेस। ठीक है, नंबर 3 है प्रॉपर्टी ओन्ड बाय द बिजनेस, अमाउंट ओन्ड ओड बाय कस्टमर, अनसोल्ड गुड्स एंड मनी इन बैंक। तो बेटे इसके अंदर देखें, सबसे पहला जो इसके अंदर डिस्क्रिप्शन आ रही है हमारे पास, ये वाली फाइनेंस एंड अदर रिसोर्सेज दैट हैव बीन प्रोवाइडेड बाय द ओनर, ये कैपिटल से रिलेटेड है। ठीक है, तो कैपिटल हमारे पास ऑप्शन सी और डी में आ रहा है। अब हम डिस्क्रिप्शन 2 को देखते हैं। कह रहा है मनी ओड फॉर गुड सप्लाइड। ठीक है, यानी कि हम अमाउंट को ओ कर रहे हैं। अनपेड एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस भी हमने अभी तक पे नहीं किए। अच्छा, मनी ओड फॉर गुड सप्लाइड, ये भी लाइबिलिटी है। अनपेड एक्सपेंसेस, ये भी लाइबिलिटी है। एंड लोन मेड टू द बिजनेस, और लोन लिया हुआ है अपने बिजनेस के लिए, ये भी लाइबिलिटी है। तो ये भाई ऑप्शन डी के अंदर अब कैपिटल के साथ जो पॉइंट 2 के लिए लाइबिलिटी की ऑप्शन है वो हमें जो है लाइबिलिटी की जो यहाँ पर हमारे पास डिस्क्रिप्शन दी हुई है वो ऑप्शन डी के अंदर हमें ये चीज़ नज़र आ रही है कि 1 के लिए कैपिटल और 2 के लिए लाइबिलिटी का मतलब है। अंडरस्टूड है यहाँ पे कि हमारे पास आंसर क्या होगा, डी होगा। ठीक है, और थर्ड देख लेते हैं। थर्ड डिस्क्रिप्शन वो आपको दे रहा है प्रॉपर्टी ओन्ड बाय द बिजनेस। भाई ये तो सिरे से आपका बना एसेट बना। ठीक है, कि वो प्रॉपर्टी जिन्हें बिजनेस ओन कर रहा है, ठीक है, जो बिजनेस की अपनी है प्रॉपर्टी, अमाउंट ओड बाय कस्टमर, और उसकी कुछ अमाउंट कस्टमर ने ओ की हुई है, तो कस्टमर आपका एसेट बन गया। अनसोल्ड गुड्स एंड मनी इन द बैंक, अनसोल्ड गुड्स ये आपकी इन्वेंट्री हो गई, और जो पैसे आपके बैंक में पड़े हुए वो भी आपका एसेट है। तो इट्स मीन कि डिस्क्रिप्शन 1 जो आता है वो अंडर द हेडिंग ऑफ कैपिटल। ठीक है, वो कैपिटल की हेडिंग के नीचे आएगा। डिस्क्रिप्शन 2 आपकी जो है ये अंडर द हेडिंग ऑफ लाइबिलिटी के आएगा स्टेटमेंट फाइनेंशियल पोजीशन में, और डिस्क्रिप्शन 3 अंडर द हेडिंग ऑफ एसेट आएगा। तो ये हमारी ऑप्शन डी डन हो गई। ठीक है, इसके बाद है जी MCQs नंबर 3। MCQs नंबर 3 में हमारे पास है जी कि चेक रिसीव्ड फ्रॉम कैट, अ क्रेडिट कस्टमर वाज डिसऑनर्ड। ठीक है, एक कस्टमर ने आपको एक चेक दिया था, वो डिसऑनर्ड हो गया। हाउ वाज दिस डिसऑनर्ड चेक रिकॉर्डेड, इसको हमने ऑलरेडी लास्ट टाइम हमने बेसिक्स के अंदर भी अंडरस्टैंड किया था। ठीक है, और उसके अंदर सॉरी इसके अंदर BRS के अंदर भी हमने इसको अंडरस्टैंड किया था कि हाउ वाज दिस डिसऑनर्ड चेक रिकॉर्डेड। इस डिसऑनर्ड चेक को आप कैसे रिकॉर्ड करोगे। तो देखें, जब कि कोई कस्टमर आपको चेक दे और वो बाद में डिसऑनर्ड हो जाए, तो उसकी एंट्री ये होगी कि उस कस्टमर को डेबिट हो जाना चाहिए और आपके बैंक को क्रेडिट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो अब हमारे पास कौन सी ये ऑप्शन मान रही है, क्योंकि कैट एक आपका कस्टमर है जिसका चेक डिसऑनर्ड हुआ है, तो कैट कहाँ पे डेबिट हो रहा है, ऑप्शन बी में, और इसके साथ बैंक क्रेडिट हो रहा है जी, ऑप्शन बी हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, फिर ऑप्शन बी।
ऑप्शन सी क्यों नहीं होगा? क्योंकि ऑप्शन सी में कैट तो डेबिट हो रहा है बट सेल्स क्रेडिट हो रही है, बैंक क्रेडिट नहीं हो रहा। हमारे पास बैंक क्रेडिट होना चाहिए कि जैसे डिसऑनर चेक होता है तो हमारा बैंक क्रेडिट हो जाता है। MCQ नंबर 4, MCQ नंबर 4 में अगर आप देखें तो इसके अंदर आप जी MCQ नंबर 4 को अगर आप देखें तो इसके अंदर जी व्हाट डज द सेल लेजर ऑफ द बिजनेस कंटेन। ठीक है, सेल्स लेजर के अंदर या सेल्स डे बुक के अंदर बिजनेस के क्या चीज़ रिकॉर्ड होती है, तो इसको भी हम बड़े अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि सेल्स लेजर जो है बिजनेस का, उसके अंदर आपका नहीं, व्हाट डज द सेल्स लेजर ऑफ बिजनेस कंटेन। ठीक है, तो उसके अंदर सेल्स व्हाट डज द सेल्स लेजर ऑफ अ बिजनेस कंटेन। ठीक है जी, तो बिजनेस का सेल लेजर, हाँ जी। तो सेल लेजर बेटे ऑलरेडी आई टोल्ड यू कि सेल लेजर, सबसे पहले तो सेल लेजर होता क्या है इसको हमने डिस्कस किया था कि सेल लेजर आपका सेल्स लेजर या आपके क्रेडिट कस्टमर्स का अकाउंट होता है, क्रेडिट अकाउंट होता है। ठीक है, इनको हम ट्रेड रिसीवेबल्स भी बोलते हैं, ट्रेड तो ट्रेड रिसीवेबल्स जी हमारे पास कौन सी, तो यहाँ पे हमारे पास कौन सी ऑप्शन बन रही है? ऑप्शन बी बन रही है कि सेल लेजर के अंदर सेल लेजर बिजनेस का जो है क्या चीज़ होती है, ये अकाउंट्स ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स होते हैं। ठीक है जी, उनको हम सेल लेजर बोलते हैं। चलें जी, अब हमारे पास MCQ नंबर 5 है। MCQ नंबर 5 में देखें विच एक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग। तो सारी ऑप्शन को देखते हैं जी, हमारे पास कौन कौन सी ऑप्शन है इसके अंदर। मेकिंग अ जनरल एंट्री टू रिकॉर्ड द करेक्शन ऑफ एन एरर पेड इन द लेजर। ठीक है, तो क्या ये चीज़ बुक कीपिंग होती है? नो, ये बुक कीपिंग तो नहीं है भाई, ये तो आप एरर की रेक्टिफिकेशन कर रहे हैं। बुक कीपर तो करता ही नहीं है एरर की रेक्टिफिकेशन। ऑप्शन बी, मेकिंग एंट्रीज इन द सेल जर्नल एंड सेल्स लेजर टू रिकॉर्ड गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। ठीक है, making entries in the sales journal and the sales ledger to record goods sold on credit. Number 3 है recording a check paid to the trade payable in the cash book and purchase ledger. देखिए, मेकिंग एंट्रीज इन द सेल जर्नल में आप एंट्रीज कर रहे हैं, एंड द सेल लेजर टू रिकॉर्ड गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, और सेल लेजर में भी आप कर रहे हैं। तो ऑप्शन सी में वो कह रहा है रिकॉर्डिंग अ चेक, क्या आपने एक चेक को पे किया था, उसको आपने रिकॉर्ड कर दिया ट्रेड पेबल्स के अकाउंट में और कैश बुक में। ठीक है, तो ये ऑप्शन सी इसके अंदर आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि हमने अभी ऊपर स्टडी किया कि बुक कीपिंग क्या होता है, रिकॉर्डिंग द इंफॉर्मेशन, आप उस इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड कर रहे हो। ठीक है, आगे है, क्योंकि देखिए ऑप्शन बी में भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसमें तो कह रहा है मेकिंग एंट्रीज इन द सेल जर्नल, इसका क्या मतलब? मेकिंग एंट्रीज तो नहीं होता है, रिकॉर्डिंग द एंट्रीज इन द सेल जर्नल होता है। ठीक है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना। और ऑप्शन सी में उसने टिपिकली हमें बता दिया कि रिकॉर्डिंग अ चेक पेड इन टू अ ट्रेड पेएबल इन द कैश बुक एंड परचेज लेजर। तो ये टिपिकल एक आपकी ऑप्शन है जिसके अंदर आपको बता रहा है कि आपने एक चेक जो है ट्रेड पेबल को पे किया था, तो उसको आपने कैश बुक में भी रिकॉर्ड कर दिया और परचेज लेजर के अकाउंट में भी रिकॉर्ड कर दिया। अच्छा, ऑप्शन डी को भी देख लेते हैं। ऑप्शन डी में कह रहा है रिकॉर्डिंग द परचेजेस ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट इन द परचेज जर्नल एंड द परचेजेस अकाउंट। ठीक है, तो देखें ये तो जो है ना, ये आपकी रिकॉर्डिंग जो है ना परचेज ऑफ गुड्स, तो देखें जब आप कोई भी क्रेडिट पे आप चीज़ परचेज करते हो तो वो परचेज जर्नल में तो रिकॉर्ड होती है, साथ परचेज लेजर्स में अकाउंट वो रिकॉर्ड होता है, परचेज लेजर में। परचेज अकाउंट में नहीं, उसके साथ एंट्रीज होती है परचेज अकाउंट में, तो उसके बाद जब सम अप करते हो तब जाके एंट्रीज रिकॉर्ड होती है। ठीक है, वो तो फिर आगे आप उनको कैलकुलेशन करते हो। तो इसलिए जो ऑप्शन सी है ये आपकी प्योरली रिकॉर्डिंग को बता रही है कि सेम टाइम एक इवेंट हुआ है और उसकी डबल एंट्री हो रही है कैश बुक में भी और परचेज लेजर में भी। ठीक है, परचेज लेजर हम किसको बोल रहे हैं? सेलर्स को बोल रहे हैं, ट्रेड पेबल्स को बोल रहे हैं। ठीक है,
अच्छा, और ये एक दिखने में ज़रा एक आसान एमसीक्यू है, लेकिन बच्चों के लिए काफ़ी कन्फ्यूजन ये क्रिएट कर सकता है। इसके अंदर काफ़ी चीज़ें मिलती-जुलती हैं, लेकिन इसके अंदर आपने बेसिकली इसके सेंस को अंडरस्टैंड करना है। तो इसमें बच्चा ऑप्शन बी और डी में कन्फ्यूज़ होगा और हुआ होगा लाज़मी एग्ज़ाम के अंदर। अच्छा जी, हमारे पास एमसीक्यू नंबर 6 है। एमसीक्यू नंबर 6 के अंदर हमने क्या करना है कि व्हाट इज़ ट्रू अबाउट कैश डिस्काउंट रिसीव्ड। कैश डिस्काउंट आपको मिल रहा है, तो उसकी आपको उसका क्या बेनिफिट है, ठीक है? या सॉरी, उसको हम कैसे रिकॉर्ड कर रहे हैं, व्हाट इज ट्रू अबाउट कैश डिस्काउंट। तो कैश डिस्काउंट रिसीव्ड होता है, ये आपका डिस्काउंट रिसीव्ड होता है, और दे आर रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। यस, कैश बुक में तो रिकॉर्ड होगा। दे इंक्रीज प्रॉफिट फॉर द ईयर। लेकिन जो भी आपको डिस्काउंट मिलेगा वो आपके प्रॉफिट को भी इंक्रीज करेगा। तो भाई इसके अंदर तो डायरेक्ट मुझे जो ऑप्शन ए है यही correct नजर, ठीक है। ऑप्शन बी और डी में से हम किसी को भी चूज नहीं करेंगे, क्योंकि कैश डिस्काउंट तो जो है एक तो आपके कैश बुक में रिकॉर्ड होगा और आपके प्रॉफिट को भी इंक्रीज कर देगा। एमसीक्यू नंबर 7 है, ताहर परचेज अ ट्रायल बैलेंस, सॉरी, ताहर prepared a trial balance. He entered both the balance on the discount allowed account. He entered both the balance on the discount allowed account, 900, and the bank overdraft 750 in the wrong column. ठीक है, वो कह रहा है ताहर ने एक ट्रायल बैलेंस बनाया और उसने क्या किया, उसने जो दोनों बैलेंसेस हैं डिस्काउंट अलाउड के और बैंक ओवरड्राफ्ट के, डिस्काउंट अलाउड 900 और बैंक ओवरड्राफ्ट 750, वो उसने रॉन्ग कॉलम में रिकॉर्ड कर दिए। देखें, डिस्काउंट अलाउड तो जो है ये आपका एक्सपेंस है और इसे डेबिट साइड पे होना चाहिए था, और बैंक ओवरड्राफ्ट आपकी लाइबिलिटी है, उसे क्रेडिट साइड पे होना चाहिए था, और उसके अकॉर्डिंग ये आपने डेबिट एंट्री क्रेडिट में कर दी, क्रेडिट डेबिट में कर दी। Which total of the trial balance was higher, and what was the amount of the difference between the debit total and the credit total? तो कह रहा है जी, फिर आप बताएं कि ट्रायल बैलेंस की कौन सी साइड का टोटल जो है वो ज्यादा हो जाएगा, और उनके दरमियान में डेबिट और क्रेडिट के दरमियान में डिफरेंस भी क्या आएगा, ठीक है। तो उसने हमसे पूछा है, एंड व्हाट वाज द अमाउंट ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द डेबिट टोटल एंड द क्रेडिट। अभी तो डिफरेंस बन रहा है ना हमारे पास, कितना डिफरेंस बन रहा है, 150 का बन रहा है ना। हाँ जी, और डिफरेंस 150 का बन रहा है, तो जब हमने उस डिफरेंस को रिवर्स करना है ना, क्योंकि ये एरर ऑफ रिवर्सल एंट्रीज हो गया है, उस डिफरेंस को जब हमने रिवर्स करना है तो बेसिकली उसे ना हमने डबल अमाउंट से करेक्ट करना होता है, ठीक है। एक्चुअली जो इनमें डिफरेंस है वो 300 का बनेगा बेटा, इसके अंदर ऑप्शन ए ही होगी इसकी, ठीक है ना। इसके हाँ, इसके अंदर ऑप्शन ए होगी, क्योंकि ये एरर ऑफ रिवर्सल एंट्रीज है, और इसमें फिर जब आप रेक्टिफिकेशन करोगे तो जो बेसिकली डिफरेंस आप जिस डिफरेंस को डील करोगे वो आपका 300 हो जाएगा। एक्चुअली अभी तो इसके अंदर डिफरेंस देखें, डिफरेंस अभी इनमें क्या बन रहा है कि 900 में से अगर आप 750 माइनस करते हो तो 150 का डिफरेंस है ना। तो रेक्टिफिकेशन में आपने डबल अमाउंट यूज़ करनी है, तो ये एक्चुअल आपका डिफरेंस जो है ये 300 का होगा, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन ए बनेगी, और ये एक क्वाइट डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है फॉर अ स्टूडेंट। जी, आगे है बेटे, इसके अंदर गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट टू जे शार्प वेयर डेबिटेड, इसको गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट टू जे शार्प वेयर डेबिटेड इन एरर टू द अकाउंट ऑफ टी शार्प। तो जे शार्प को आपने गुड सेल की थी और आपने गलती से क्या किया, और क्रेडिट पे आपने जे शार्प को आपने सेल की थी, और जे शार्प ने बेसिकली डेबिट होना था, लेकिन आपने बाय मिस्टेक आपने टी शार्प को आपने डेबिट कर दिया, तो ये आपका एरर ऑफ कमीशन बन गया। एरर ऑफ कमीशन में ये होता है कि आपकी एंट्री जो है वो करेक्ट साइड पे रिकॉर्ड होती है, और बट उसके अंदर जो अकाउंट है वो रॉन्ग होता है, लेकिन उसकी क्लास सेम होती है। आपने इंस्टेड ऑफ वन कस्टमर आपने दूसरे कस्टमर के अकाउंट में, यानी इंस्टेड ऑफ जे शार्प आपने टी शार्प में आपने एंट्री कर दी, ठीक है। एरर ऑफ कमीशन वन, ऑप्शन ए जी। एम सी क्यू नंबर 9 में है, खालिद मेड एंट्रीज इन अ सस्पेंस अकाउंट to correct two errors found in his ledger accounts. Once the error were corrected, the suspense account was closed. तो कहता है जी कि खालिद ने एंट्रीज की सस्पेंस अकाउंट में, और अकाउंट को करेक्ट टू एरर, दो कोई से दो एरर थे जो उसने फाइंड किए थे, उनको करेक्ट किया,
और जब आपकी एंट्री सस्पेंस अकाउंट में हो जाती है फिर सस्पेंस अकाउंट बेसिकली बैलेंस्ड हो जाता है और वो क्लोज हो जाता है। अब इसमें एरर नंबर 1 है जी कि 700 सेल्स हैड बीन ओमिटेड फ्रॉम द सेल्स अकाउंट के। फर्स्ट एरर आपका एरर ऑफ ओमिशन से रिलेटेड है, लेकिन ये सिंगल साइडेड एरर है क्योंकि सस्पेंस अकाउंट में जब भी हम एंट्री करेंगे तो वन साइडेड अकाउंट के अंदर हम एंट्री करेंगे क्योंकि हमारा ये एरर ही वन साइडेड होगा। तो सेकंड एंट्री के लिए हमें सस्पेंस अकाउंट यूज़ करना होता है। तो यहाँ पे उसने हमें क्या कहा कि 700 की सेल्स जो थी हैड बीन ओमिटेड फ्रॉम द जस्ट सेल्ड अकाउंट। तो सेल्स अकाउंट में से वो आपने ओमिट किया है। इसका मतलब है वो जिसको भी आपने जहाँ पे भी सेल्स अगेंस्ट कैश की है या अगेंस्ट बैंक की है या किसी को क्रेडिट पे किया, वो एंट्री आपकी ठीक होगी क्योंकि इसने उसके बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी। ये हमें सिर्फ एरर वन में ये बता रहा है कि आपने 700 की सेल्स की थी और सेल्स अकाउंट में आपने उसे रिकॉर्ड नहीं किया। इसी तरह बेटे एरर नंबर 2 है द परचेज जर्नल हैड बीन ओवरकास्ट। अच्छा देखें, ये जर्नल की भी हमने बात ऑलरेडी डिस्कस की हुई है कि अगर तो सिर्फ जर्नल का टोटल के अंदर आपका कोई डिफरेंस आए तो उससे सिर्फ आपका एक अकाउंट जो होता है ना जनरल लेजर, वो आपका इम्पैक्ट उसके ऊपर आएगा। अब ये परचेज जर्नल की बात कर रहे हैं तो परचेज जर्नल का अगर आपका जो टोटल है वो ओवरकास्ट हो रहा है यानी ओवर स्टेटेड हो रहा है, आपने कुछ ज़्यादा अमाउंट 550 की रिकॉर्ड कर दी है, तो इसका जो इम्पैक्ट आएगा वो सिर्फ परचेजेस के अकाउंट के ऊपर आएगा जो जनरल लेजर परचेजेस होगा, ठीक है। और आपके सप्लायर के अकाउंट्स पे उन उन पे कोई इसका इम्पैक्ट नहीं आने वाला क्योंकि टोटल ने जस्ट ट्रांसफ़र होना है आपके जो आपका जनरल लेजर परचेजेस का अकाउंट है उसके अंदर इसने ट्रांसफ़र होना होता है, तो वही अकाउंट आपका इसकी वजह से ओवरस्टेट हो जाएगा। तो ये भी सिंगल साइडेड एरर है। ये दो एरर्स है हमारे कि विच एंट्री वर मेड इन द सस्पेंस अकाउंट बैलेंस द ट्रायल बैलेंस। तो कहता है जी कि कौन सी एंट्री जो है वो विच एंट्रीज वर मेड इन द सस्पेंस अकाउंट टू द बैलेंस द ट्रायल बैलेंस। तो आपने बतानी है कि जी आपकी कौन सी एंट्री आएगी इसके अंदर। तो बेटे 750 का और 550 का ज़रा डिफरेंस देखें। 750 और 550 का जब आप डिफरेंस देखोगे तो नहीं नहीं इसका नहीं इसको मैं आपको बना के बता देता हूँ। देखें इसकी आप इसकी अगर हम जनरल एंट्रीज पहले बना लें यहाँ पर ज़रा क्विकली। तो सेल्स हैड बीन ओमिटेड फ्रॉम द सेल्स अकाउंट, सेल्स में क्रेडिट होना था, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, आप सस्पेंस को डेबिट कर दोगे 700 से और सेल्स आपकी जो है 700 से क्रेडिट हो जाएंगी, ठीक है। सेकंड एंट्री आपकी ये होगी द परचेज जनरल हैड बीन ओवरकास्ट। तो परचेजेस ने क्रेडिट होना है, सस्पेंस ने डेबिट हो जाना है। सस्पेंस ने डेबिट हो जाना है आपके पास 550 से और परचेजेस ने क्रेडिट हो जाना है 550 से। ये क्योंकि परचेजेस डेबिट होती हैं और वो ओवर कास्ट है तो हम फिर उनको क्रेडिट कर देंगे। तो अगर हम बेटे यहाँ पर बनाएं अपने पास सस्पेंस का अकाउंट बनाएं तो सस्पेंस के अकाउंट में ये हो रहा है, सस्पेंस के अकाउंट में ये हो रहा है कि सस्पेंस डेबिट हो रहा है। पहले पहले सस्पेंस डेबिट हो रहा है सेल्स की वजह से और सेकंड टाइम सस्पेंस अगेन डेबिट हो रहा है 550 से परचेजेस की वजह से, ठीक है। तो टोटल इसका जो आ गया वो आ गया जी 1250 बन जाएगा। तो इसको अगर आप बैलेंस करें 1250 तो जो डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस आएगा वो आ जाएगा 1250, ठीक है। और ये 1250 जो है ये हमारा क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। ये हमारा डिफरेंस आ गया और आया भी क्रेडिट साइड पे है। तो लीजिए इसके लिए फिर ऑप्शन हमारे पास कौन सी बन रही है, ऑप्शन हमारे पास बन रही है इसके अंदर ऑप्शन बी, ठीक है बच्चों। ये आ गया। तो ये मैंने वर्किंग भी इसकी शो कर दिया आपको। आगे है जी आपके पास MCQ नंबर 10 जी। इसके अंदर बेटे को कह रहा है कि माया डेप्रिसिएट्स हर मोटर व्हीकल एट 25% पर एनम यूजिंग द स्ट्रेट लाइन मेथड, ठीक। द मोटर व्हीकल कॉस्ट 15,000. The depreciation for the current financial year was incorrectly calculated at 15% per annum. Was incorrectly calculated. जी, how will correcting the error affect the profit for the year? तो दोबारा लिखने कहता है जी मोटर व्हीकल थी और वो डेप्रिसिएट होनी थी 25% पर एनम यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड से, और आपने उसको क्या किया, आपने उसको 15% से डेप्रिसिएट कर दिया और आप इसका इम्पैक्ट क्योंकि डेफिनेटली आपके प्रॉफिट पे भी आया होगा
तो हमने वो देखना है कि उसका इम्पैक्ट क्या आया प्रॉफिट के ऊपर। एक्चुअली हुआ क्या, देखिए जब 25% से आपने डेप्रिसिएशन करनी थी, बट उसके इंस्टेड ऑफ 25% अगर आपने से 15% से डेप्रिसिएट कर दिया, तो इसका मतलब आपने एक्सपेंस कम चार्ज किया है ना, तो आपका प्रॉफिट जो है वो क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। हाउ विल करेक्टिंग द एरर अफेक्ट द प्रॉफिट। अब वो कह रहा है कि जब आप इस एरर को करेक्ट करोगे तो उसका इम्पैक्ट क्या आएगा। तो इसका बेस्ट वे ये है कि बेटे हम सबसे पहले 15,000 के ऊपर अगर हम अप्लाई करें 25%, ठीक है जी, तो 25% ज़रा क्विकली ज़रा इसके ऊपर अप्लाई करें, बताएं क्या आंसर बनेगा इसका, जल्दी से ज़रा। 375, ठीक है। ये 375 डेप्रिसिएशन इसकी बनी 25%, नहीं बेटे ये तो बहुत कम बता रहे हो आप। 375 नहीं बने, 3000 समथिंग होगा। बेटे कॉस्ट 15,000 है, 1500 नहीं लेना, कॉस्ट 15,000 है इसकी। उस कॉस्ट के ऊपर आपने 25% अप्लाई करना है ना। तो ये 3,750 होगा, और ये आपकी थी जो है करेक्ट एंट्री, करेक्ट आपकी कैलकुलेशन, और जो आपने बाय मिस्टेक आपने कर दिया 15,000 के ऊपर आपने 15% आपने अप्लाई किया होता, तो ये कितना बना, 15% इसके ऊपर अप्लाई करें, 2,250, डिफरेंस कितना है, 1,500। तो देखें आपने पहले जो एक्सपेंस है ना, आपने पहले रॉन्ग 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 एक्सपेंस आपने वो आपने ये वाला चार्ज किया हुआ था, ठीक है। अब आपने जब करेक्ट एक्सपेंस आपने जो चार्ज करना है वो आपने ये वाला चार्ज करना है, तो इससे आपका एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। एक्सपेंस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, कितना इंक्रीज हो रहा है, वो 1,500 से इंक्रीज हो रहा है। जब एक्सपेंस 1,500 से इंक्रीज होगा तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, प्रॉफिट आपका डिक्रीज हो जाएगा, और प्रॉफिट डिक्रीज होगा 1,500 से, तो इसकी ऑप्शन बनी हमारे पास ए, ठीक है। इधर क्लियर। आगे आगे है जी MCQ नंबर 11। इसमें वो आपको बोल रहा है कि Wasim received a bank statement. He found that the bank had charged interest twice in error. कि बैंक ने इंटरेस्ट जो है वो दो दफ़ा चार्ज कर लिया है, एंड डेट डिविडेंड हैड बीन रिसीव्ड ऑन एन इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना। और वो एक डिविडेंड रिसीव हुआ था इन्वेस्टमेंट के ऊपर, तो एंड दैट डिविडेंड हैड बीन रिसीव्ड on an investment, Wasim then updated the cash book and prepared the bank reconciliation statement, ठीक है। तो उसने इन सारी चीज़ों के बाद उसने क्या किया, उसने BRS में वेयर डिड द रिकॉर्ड दिस टू आइटम, ठीक है ना, कहाँ पे ये दो आइटम रिकॉर्ड होंगे। देखिए जी बैंक एरर जो है ना बेटे, याद रखिएगा बैंक का जो एरर होगा इसके अंदर सबसे पहले तो अंडरस्टैंड करें कि हुआ क्या क्या है। इसके अंदर एक तो ये बैंक जो वसीम को जब बैंक स्टेटमेंट मिली है, इस बैंक स्टेटमेंट में उसे ये पता लगा कि एक बैंक ने उसका उसका जो इंटरेस्ट है वो दो दफ़ा चार्ज कर लिया है, तो ये है बैंक एरर, ठीक है ना। और दूसरा उसे एक इन्फॉर्मेशन ये मिली कि उसको डिविडेंड भी रिसीव हुआ था उसकी किसी इन्वेस्टमेंट के ऊपर, जो उसने किसी कंपनी में कोई इन्वेस्टमेंट की थी, उसके अगेंस्ट उसे डिविडेंड भी रिसीव हुआ था। तो ये टू डिफरेंट टाइप्स की उसे इन्फॉर्मेशन मिली है बैंक स्टेटमेंट से। अब उसमें ये होगा कि बैंक एरर को आप कहाँ पे करेक्ट करते हो, तो कीप इट रिमेंबर व्हेन जब भी हम BRS स्टेटमेंट बनाएंगे यानी बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, वहाँ पर हम बैंक एरर को बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में हम उसे हमेशा करेक्ट करेंगे, ठीक है। तो और दूसरा जो डिविडेंड है इसको हम अपडेटेड कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे। इस तरह हमारे पास ऑप्शन जो है वो बी बन बेटे। MCQ नंबर 12। When we preparing her sale ledger control account, the ledger control
The total for goods which have been returned by the credit customer, amount owed by credit customer which of as recovery. तो कहते हैं थैम्बी इज प्रिपेयरिंग हर सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, यानी टोटल क्रेडिट कस्टमर के अकाउंट को बना रही है और वो क्या चीज़ फाइंड आउट करना चाह रही है उसे कंट्रोल अकाउंट से, वो देखना चाह रही है कि और वो ये भी देखना चाह रही है कि टोटल कस्टमर्स कितने कस्टमर जो है इसके वो, यानी कितनी अमाउंट के कस्टमर इसके रिकवरेबल है। वेयर कैन ऑब्टेन दिस इंफॉर्मेशन, यानी इसके सोर्सेज क्या है। जैसे कंट्रोल अकाउंट के सोर्सेज पढ़े थे ना, कंट्रोल अकाउंट के सोर्सेज होते हैं, यानी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो हम रिसीव करके कंट्रोल अकाउंट बनाते हैं वो कौन कौन सी है। तो जो गुड्स रिटर्न है वो हमें मिलेगी सेल्स रिटर्न जर्नल, हमारे कस्टमर ने जो हमें गुड्स रिटर्न रिटर्न, और दूसरी जो है वो आपकी जो है क्रेडिट की इंफॉर्मेशन वो जनरल जर्नल से, जनरल जर्नल प्रिंसिपल जनरल ऑप्शन डी। On 1st August, the sales ledger control account had a debit balance of 800. ये sales ledger control account का जो है balance है. During August, a debt of 200 was written off as irrecoverable and 10,000 was received from credit customers. On 31st August, the credit customers owned. What was the total credit sales? The total credit sale इसके लिए छोटा सा अकाउंट बना लेते हैं. देखिए जी, अब वो कह रहे हैं कि इसका एक डेबिट बैलेंस है, इसका जो बैलेंस है. उसके बाद ड्यूरिंग अगस्त अ डेट 200 वाज रिटर्न ऑफ एज इरिकवरेबल, तो इरिकवरेबल इधर आ जाएगा. उसके बाद है 10,000 वाज रिसीव्ड फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर्स. क्रेडिट साइड पे कस्टमर हमें पे कर रहा है तो 10,000 से. ऑन 31st अगस्त द क्रेडिट कस्टमर ओड 30,000, तो इसका जो कैरिड ऑन बैलेंस है वो कितना है 3,000. तो बेटा इसको जल्दी से बैलेंस ऑफ कर दें. यहाँ पे हमारे पास ऐसे करें, आप बनेगा आपका 13,200, उसमें से 1,800 माइनस कर दें, बन गया 11,400. अकॉर्डिंग हमारे पास ऑप्शन क्या बनी, MCQ नंबर 4. अ होलसेलर एट द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन सोल्ड गुड 30,000 ऑन क्रेडिट. होलसेलर ने गुड सेल किए 30,000 की उधार के ऊपर. रिसीव चेक 12,000 फ्रॉम सेल ऑफ ओल्ड फिक्चर्स एट बुक वैल्यू. हाउ वुड दीज अमाउंट्स बी क्लासिफाइड. ओल्ड गुड्स जो होती है या आपकी जो जिसमें आपकी जो गुड्स की सेल होती है ये आपकी बेटे रेवेन्यू, और जो नॉन करंट एसेट को आप सेल आउट करते हो वो आपका कैपिटल. तो ये आपके पास फिर इसके अंदर जो आंसर बनेगा आपका वो ऑप्शन A trader debited the cost of preparing office equipment. Debited the cost of repairing office the office. How did this error affect the financial statement? बेटा इसके अंदर आपने क्या किया, आपने एक एक्सपेंस किया है
यानी रिपेयरिंग ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट, ये आपका एक्सपेंस है और इसे आपने रिकॉर्ड कर दिया ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट के अंदर, यानी नॉन करंट एसेट के अकाउंट में आपने एक एक्सपेंस को रिकॉर्ड कर दिया गलती से। अच्छा देखिए हो गया कि जब आपने एक्सपेंस आपने नॉन करंट एसेट में रिकॉर्ड कर दिया तो एक्सपेंस आपका रिड्यूस हो गया और इससे आपका प्रॉफिट जो है वो बढ़ जाएगा। कि आपने क्या किया, गलती से एक्सपेंस को रिड्यूस कर दिया। कैसे रिड्यूस किया, क्योंकि इसको आपने एज एन एक्सपेंस रिकॉर्ड ही नहीं किया रिपेयर ऑफिस इक्विपमेंट को, आपने इसको कहाँ रिकॉर्ड कर दिया, नॉन करंट एसेट्स में। नॉन करंट एसेट्स में जब आपने इसे रिकॉर्ड किया तो नॉन करंट एसेट आपके इंक्रीज हो गए। तो एक्सपेंस रिड्यूस होने की वजह से आपका जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट वो आपका वो भी इंक्रीज हो जाएगा। प्रॉफिट भी इंक्रीज हो जाएगा एक्सपेंस रिड्यूस होने की वजह से। और नॉन करंट एसेट में आपने एंट्री कर दी है गलती से तो नॉन करंट एसेट भी आपका इंक्रीज हो गया। तो इसके अंदर फिर ऑप्शन कौन सी बनेगी, ऑप्शन ए बन जाएगी। आगे है अ बिजनेस bought two assets X and Y on 1st January 2020 or 2000 each. It depreciates X by 10% per annum using the straight line method and asset Y by 10% per annum using the reducing balance method. Which statement are correct? चलिए अब वो कह रहा है कि इसमें से आपके पास कौन सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। जी फर्स्ट ऑप्शन में हमें क्या कह रहा है कि एसेट एक्स will be fully depreciated before asset Y, or in 2022 the depreciation charge is lower for asset X than the asset Y। तो बेटे हम इसको करके देखते हैं। देखें होगा ये कि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में क्या होता है कि अर्ली ईयर्स में डेप्रिसिएशन मैक्सिमम चार्ज होती है और विद द पैसेज ऑफ टाइम आपकी डेप्रिसिएशन कम होना शुरू हो जाती है। और स्ट्रेट लाइन मेथड में ये होता है कि आपकी कांस्टेंट वैल्यू होती है जो हर साल आपकी वो माइनस होती जाएगी आपकी कॉस्ट में से, और फिर वो सेम वैल्यू के साथ आपका एसेट जो है उसकी वैल्यू डिक्रीज होना शुरू हो। जबकि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में अर्ली ईयर में मैक्सिमम डेप्रिसिएशन होगी और विद द पैसेज ऑफ टाइम उसकी डेप्रिसिएशन अमाउंट कम होना शुरू। तो इसमें हमें वो जो लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम देखें तो यहाँ पर जो उसने भी हमें बोला कि एक्स फुली डेप्रिसिएट बिफोर एसेट वाई और एस एक्स पे आपका स्ट्रेट लाइन मेथड अप्लाई हो रहा है। तो ये ऑप्शन जो है इसकी 16 की ये तो करेक्ट हो जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि मैंने बताया कि विद द पैसेज ऑफ टाइम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के अंदर डेप्रिसिएशन की वैल्यू ने कम होना शुरू हो जाना है, जबकि जो आपका स्ट्रेट लाइन मेथड है इसके अंदर तो वो इट विल रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। यानी अगर आप 2000 के ऊपर 10% अप्लाई करते हो तो वो 200 डेप्रिसिएशन मिलती है, वो 200 डेप्रिसिएशन होगी स्ट्रेट लाइन मेथड से, और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से भी आपकी रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से भी आपके पास जो डेप्रिसिएशन है वो 200 ही होगी फर्स्ट ईयर की, फर्स्ट ईयर, ठीक है। लेकिन सेकंड ईयर में देखिए स्ट्रेट लाइन मेथड में, सेकंड ईयर मेथड में स्ट्रेट लाइन मेथड के थ्रू जब आप डेप्रिसिएशन करोगे तो अगेन वो 200 होगी। लेकिन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में अब वो डेप्रिसिएशन 200 नहीं होगी, वो कम हो जाएगी, ठीक है ना, लेस देन 200 होगी, लेस देन 200 होगी। अब सेकंड ईयर में इसका मतलब है कि स्ट्रेट लाइन मेथड के थ्रू हमारा एसेट बहुत जल्दी एलिमिनेट हो जाएगा, यानी डी वैल्यू हो जाएगा, जबकि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के थ्रू इतनी जल्दी वो डी वैल्यू नहीं होगी। तो इसने फिर लेफ्ट हैंड साइड पे हमें यही बोला कि एसेट एक्स विल बी फुली डेप्रिसिएटेड बिफोर एसेट वाई, कि एक्स के ऊपर आप स्ट्रेट लाइन मेथड अप्लाई कर रहे हो, तो ये बात तो उसकी करेक्ट हो गई है। आगे उसने कहा इन 2022 के अंदर द डेप्रिसिएशन चार्ज इज लोअर फॉर एसेट एक्स देन फॉर एसेट वाई। ये वो इनकरेक्ट है भाई। देखें हमने अभी यहाँ पे अंडरस्टैंड किया, अगर हम ये 2 मंथ की डेप्रिसिएशन देख लें और ये सॉरी 2 मंथ की नहीं, ये ईयर वाइज हमने की एक सेकंड। तो
ऐसा नहीं है क्योंकि इसके अंदर तो ये है कि अगर आप फर्स्ट ईयर की डेप्रिसिएशन को देखें तो वो एसेट एक्स की भी 200 है बाय यूजिंग द स्ट्रेट लाइन मेथड, और एसेट वाई की डेप्रिसिएशन भी 200 है बाय अप्लाइंग द रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो ये जो उसने हमें बोला है कि जो इन 2022 द डेप्रिसिएशन चार्ज इज लोअर फॉर एसेट एक्स देन फॉर एसेट वाई, ये उसने इनकरेक्ट बोल दिया। इसमें हमारे पास जो ऑप्शन बनी इसकी ऑप्शन सी बन जाएगी। आगे है जी रवीज फाइनेंशियल ईयर एंड ऑन 30th अप्रैल, और इसके अंदर है Ravi bought a motor vehicle for 8,000 on 1st May 2020 and sold it for 4,050 on 1st May 2022। यानी 2 साल के बाद वो बेच रहा है और उसकी प्राइस भी कम हो रही है। He uses a reducing balance method for depreciation at 20% per annum. What would be recorded in the income statement for the year ended 30th April 2023 for the disposal of the motor vehicle? तो 30th अप्रैल 2023 में डिस्पोजल मोटर व्हीकल के अंदर आप क्या रिकॉर्ड करेंगे? अच्छा भाई, अब ये देखते हैं इसको, तो हम पहले इसको चेक कर लेते हैं। रवि बॉट मोटर व्हीकल कब कर रहे हैं? 1 मई 2022 को, और इसकी टाइमलाइन बनाते हैं। और बेटे यहाँ पे हम 1 मई 2020 एसेट ले रहा है 8,000 का, और के बाद 30th अप्रैल ईयर फिर एंड होगा 2021 में। यहाँ पे उसको डेप्रिसिएट कर रहा है बाय यूजिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो फर्स्ट ईयर तो आप कॉस्ट के ऊपर ही डेप्रिसिएशन अप्लाई करोगे, तो 20% जरा इसके ऊपर अप्लाई करें, तो ये कितना हो गया 20, और ये बन गया, ठीक है। अब अगर हम सेकेंड ईयर को देखें, सेकेंड ईयर हमारा बन जाएगा 1 मई 2021 से लेकर 30 अप्रैल 2020 तक। अब यहाँ पे मेरे पास जो एसेट की कॉस्ट रह जाएगी हो जाएगी, ये सेकेंड ईयर में जब मैं इसको डेप्रिसिएट करूँगा तो ऐसे करूँगा, पहले टोटल एसेट्स में से टोटल डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे 1600, और फिर इसके ऊपर हम करेंगे अप्लाई डेप्रिसिएशन 20। ये बेटे जरा जल्दी से करें इसको, 8,000 में से 1600 माइनस करें और फिर इसके ऊपर 20% अप्लाई करें। वन थाउजेंड टू हंड्रेड, ये सेकेंड ईयर की डेप्रिसिएशन हो गई। फर्स्ट ईयर की आपके पास डेप्रिसिएशन थी 1600, सेकेंड ईयर की डेप्रिसिएशन हो गई आपके पास 128। इसके बाद हम अगर इसका 30 यहाँ पे थर्ड ईयर मेरा हो जाएगा 2020 फर्स्ट में 2022 से शुरू होकर 2020, और देखिए 20 इसी का वो हमसे पूछ रहा है यहाँ पे, क्या कह रहा है, व्हाट वुड बी रिकॉर्डेड इन द इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 30 अप्रैल 2023 पे आप इनकम स्टेटमेंट में कौन सी वैल्यू आप रिकॉर्ड करोगे?
फॉर द डिस्पोजल ऑफ मोटर व्हीकल, डिस्पोजल ऑफ मोटर व्हीकल के लिए हमें डिस्पोजल का अकाउंट बनाना है, तो उसके लिए हम इसकी 3rd ईयर की भी डेप्रिसिएशन करते हैं जी। और ऑन 1 मई 2022 में उसने इसको सेल आउट कर 1 मई। बेटा उसने यहाँ तो सेल आउट कर दी, सोल्ड आउट कर दी बोस। तब इस साल के हम डेप्रिसिएशन तो निकालेंगे, लेकिन यहाँ पे हम डिस्पोजल का अकाउंट बना रहे हैं। डिस्पोजल का अकाउंट बना रहे हैं। एसेट की कॉस्ट थी हमारे पास कितनी, 8000 थी हमारे पास इसकी कॉस्ट। हमने इसे सेल आउट किया 4050 का, 4050 का किया था। अब इसकी टोटल डेप्रिसिएशन कितनी बनेगी, 1600 प्लस 1280 कर दें, 100 प्लस 1280 करके बता 2000 की ये डेप्रिसिएशन आपने इसकी, ठीक है। और ये आपने व्हीकल था एसेट, यहाँ पे भी। अच्छा जी, अब ये आपके पास कौन सी साइड बड़ी है, आपके पास बड़ी है, तो उठा के रख। हाँ जी, अब आप देख लें कि हमारे पास इस डेबिट साइड स्टिल बड़ी है, का जो डिफरेंस आएगा 8000 में से माइनस कर देना 4050 को 288 कितना डिफरेंस कितना आ रहा है, 1070। ये इनकम स्टेटमेंट में आपने भेजना है बेटे, इनकम स्टेटमेंट में डिस्पोजल में क्रेडिट हो रहा है, तो इनकम स्टेटमेंट में जाके इसमें डेबिट हो जाना है। व्हाट वुड बी रिकॉर्डेड इन द इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंड 30 अप्रैल फॉर द डिस्पोजल ऑफ द मोटर व्हीकल। तो बेटे अब ये जो क्रेडिट साइड में डिफरेंस आया है, इसका मतलब है कि वी आर गेटिंग लॉस। क्यों? क्योंकि देखिए इसकी व्हीकल की ओरिजिनल कॉस्ट थी 8000, एंड बाय डूइंग द डेप्रिसिएशन और इसे सेल करके जो अमाउंट मिली है वो टोटल मिल के भी उसकी एक्चुअल कॉस्ट को फुलफिल नहीं कर सकी, तो फिर इसका मतलब हमें 1070 का हमें लॉस हो रहा है। ठीक है, इस साइड पे ये आपका लॉस कैलकुलेट होगा। अगर डिफरेंस डेबिट साइड पे आता तो इसका मतलब है वो हमारे पास प्रॉफिट होना था, भेजना हमसे इनकम स्टेटमेंट में ही है। अब ये लॉस हो रहा है तो इसलिए डिस्पोजल क्रेडिट होगा, तो इनकम स्टेटमेंट आपकी जाके डेबिट हो जाएगी। एनीवे 1070 का हमें लॉस हो रहा है, इसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो ऑप्शन बन रही है इस एमसीक्यूज की, ऑप्शन सी। ठीक है, ये क्लियर हो गया, अंडरस्टैंड हो गया आपको ये एमसीक्यूज? चलो जी, आगे है एमसीक्यू नंबर 18। On 2nd January, Ria wrote off 450 owed to her by the city. The credit customer as irrecoverable. On 2 October, Annie paid $100 by check in part settlement of that debt. Which entry would Razia make in 2nd October? वो कह रहे हैं कि 2 जनवरी में क्या हुआ है कि रजिया ने क्या किया, रोट ऑफ मीन्स के उसने उसे बैड डेट बना दिया 450 को, जो वो 450 की उस अमाउंट को उसने बैड डेट डिक्लेयर कर दिया जो एनेट ने वो की हुई थी, और एनेट ने उसको पे करनी थी, तो उसने एनेट को क्या किया 450 से बैड डेट बना दिया। क्रेडिट कौन है? क्रेडिट कस्टमर है। और अब होगा क्या कि 2 अक्टूबर में एनेट पेड 100, जब 450 की अमाउंट उसने उसे बैड डेट बना दी थी फिर, लेकिन एनेट ने क्या किया उसको 100 पे कर दिया बाय चेक इन पार्ट सेटलमेंट ऑफ द डेट। विच एंट्री वुड रजिया मेक ऑन 2 अक्टूबर? ठीक है,
2 जनवरी को देखें वो बैड डेट बना रही है और 2 अक्टूबर को फिर उसे अमाउंट रिकवर हो रही है। ये हमारा बनेगा क्या बेटे, ये हमारा यहाँ पर जो है ना, ये हमारा बन जाएगा डेट रिकवर्ड, है ना, इसे हम बैड डेट रिकवर्ड भी कहते हैं। और ये इस वक्त आपके सिलेबस का पार्ट है, क्योंकि आपसे पहले जो है 2020 से पहले ये ओ लेवल का पार्ट नहीं होता था बैड डेट रिकवर्ड, लेकिन अब ये आपके ओ लेवल का पार्ट है बैड डेट रिकवर्ड। पहले हम पढ़ाते थे सिर्फ बैड डेट एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, लेकिन अब जो है अब इरिकवरेबल डेट यानी बैड डेट के साथ अब प्रोविजन भी पढ़ते हैं और बैड डेट रिकवर्ड भी पढ़ते हैं, यानी इरिकवरेबल डेट रिकवर्ड। तो ये जो $100 की अमाउंट है ये एक्चुअली आपका डेट रिकवर्ड हुआ है, ठीक है। इस केस में क्या होना है कि आपके पास जब आपको आपका कस्टमर जो है कोई अमाउंट, वो अमाउंट आपको पे बैक कर दे, ठीक है, जो आप ऑलरेडी जिसको इरिकवरेबल डेट डिक्लेयर कर चुके हुए होते हो, तो वो अमाउंट डायरेक्ट आपके बैंक में डेबिट होगी और डेट रिकवर्ड के नेम के साथ वो अकाउंट आपका क्रेडिट होगा और डेट रिकवर्ड का अकाउंट आपका इनकम अकाउंट बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारे पास इसके अंदर ऑप्शन ए बन रही है कि जब अमाउंट आ रही है तो वो डेबिट होगी आपके बैंक में और डेट रिकवर्ड का अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा। अच्छा जी, इसके बाद है जी, आशा प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट हर इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। ये बेटे आपका इन्वेंट्री वैल्यूएशन का क्वेश्चन आ गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। और प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट पी है और एक जे है, नंबर ऑफ यूनिट्स में है प्रोडक्ट पी के आपके 200 है, जे के 300 है, कॉस्ट प्राइस है 2.50 पर यूनिट इसकी प्रोडक्ट पी के, और $3 जो है वो आपकी प्रोडक्ट जे की है। सेलिंग प्राइस उसकी 2 है पी की और जे 2.5। व्हाट वाज द टोटल वैल्यू ऑफ आशा इन्वेंट। तो बेटे याद रखिएगा, सबसे पहले हमने जब भी को वैल्यू करना है, हमने उसकी कॉस्ट प्राइस पे या लेस देन कॉस्ट प्राइस पे जो उसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू होती है, हमने उसके ऊपर, यानी जो भी मिनिमम वैल्यू होगी, आपको जो जो वैल्यूज देगा, नॉर्मली कभी कॉस्ट प्राइस देता है, सेलिंग प्राइस देगा, कभी सेलिंग प्राइस के साथ उसके एक्सपेंसेस होते हैं, तो हम उसके लिए नेट रियलाइजेबल वैल्यू फाइंड करते हैं। नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या होती है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कौन सी, कि उस डैमेज, कोई अगर कोई आपकी इन्वेंट्री डैमेज हो गई है तो उसको वो सेलेबल पोजीशन में लाने के लिए जो खर्चा करते हो आप, वो आपके खर्चा जो है पहले आपकी सेलिंग प्राइस में से माइनस होगा, तो फिर जो आपके पास वैल्यू बनेगी वो आपके पास नेट रियलाइजेबल वैल्यू कहलाती है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने अब पहले इसकी इन्वेंट्री को कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए पी के हमारे पास 200 यूनिट्स हैं जी हमारे पास 200, और इसकी इन्वेंट्री की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम इसके अब किस वैल्यू में से हम इसे क्या कहते हैं रिकॉर्ड करेंगे। देखिए यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ें, कॉस्ट प्राइस है इसकी 2.50, बट सेलिंग प्राइस जो है वो लेस देन कॉस्ट प्राइस है, तो बेटे इसके अंदर हमने इस सेलिंग प्राइस को चूज करना है हमने, क्योंकि हमने इसको लोअर वैल्यू के ऊपर रिकॉर्ड करना होता है, इसलिए हम इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई। कीप इट रिमेंबर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। इन्वेंट्री को ड्यू टू प्रूडेंस कॉन्सेप्ट हम हमेशा लोएस्ट वैल्यू के ऊपर वैल्यू करते हैं, ठीक है, यानी लोअर उसकी जो भी अमाउंट होगी उसके ऊपर हम उसे वैल्यू करेंगे, और ये कल हमने प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में अंडरस्टैंड भी किया था। अब अगर आप प्रोडक्ट जे को देखें तो उसके 300 यूनिट्स हैं, लेकिन इसकी आप देखें कॉस्ट प्राइस कम है एज कम्पेयर टू इट्स सेलिंग प्राइस, तो इसको हम कॉस्ट प्राइस पे इसको वैल्यू करेंगे। अच्छा जी, अब देखें वो हो जाएगा 400 हो गया आपका प्रोडक्ट पी का टोटल वैल्यू $400, ठीक है, और 3,900 आपकी हो गई प्रोडक्ट जे की वैल्यू, तो टोटल हमारे पास हो गई ये $1,300। तो हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री की जो वैल्यू होगी वो होगी बेटे $1,300, तो ये ऑप्शन ए बन गया। इसी तरह जी एमसीक्यू नंबर 20 है कि विच ग्रुप कंटेन ओनली सर्विस बिजनेस। सर्विस बिजनेस जैसे देखिए लॉयर्स होते हैं, टीचर्स हैं, लॉयर्स भी सर्विसेज देते हैं, टीचर भी सर्विसेज देते हैं, कोई फिजिकल प्रोडक्ट नहीं हम लोग सेल कर रहे हैं। इस तरह डॉक्टर भी जो है वो सर्विस देते हैं, ठीक है। और जो आपका जो सर्विस बिजनेस नहीं होते, ट्रेडिंग बिजनेस होते हैं, जिनके अंदर टिपिकली किसी प्रोडक्ट को सेल किया जाता है, फिजिकल प्रोडक्ट को सेल किया जाता है।
तो सर्विस बिजनेस में देखेंगे हमारे पास अब इसके अंदर कौन कौन से होंगे जी। बुक शॉप है, लैंग्वेज स्कूल है, न्यूज़ एजेंट है। न्यू सिर्फ इसके अंदर ऑप्शन ए में तो सिर्फ लैंग्वेज स्कूल आपका सर्विस बिजनेस है, बाकी तो नहीं है दोनों, इसलिए ऑप्शन ए तो नहीं होगी, ऑप्शन बी भी नहीं होगी। इसके अंदर ज्वेलरी रिपेयर, टैक्सी फर्म और फूड स्टोर है, फूड स्टोर में भी गुड्स सेल हो रही है। ऑप्शन सी में है जी लैंग्वेज स्कूल है, टैक्सी फर्म है और ज्वेलरी रिपेयर है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगी। ऑप्शन सी में देखेंगे टिपिकली किसी प्रोडक्ट को सेल नहीं किया जा रहा बल्कि सर्विस प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है, इसके अंदर लैंग्वेज स्कूल है, लैंग्वेज की सर्विस दे रहा है। टैक्सी फर्म है, वो टैक्सी प्रोवाइड करती है आपको। और ज्वेलरी रिपेयर जो है आपकी ज्वेलरी को रिपेयर करता है। तो ये सारी सर्विसेज है। ऑप्शन सी हो गई जी इसके अंदर नंबर 20 में। अब बेटे आगे है एमसीक्यू नंबर 21। 21 में है व्हाट डज द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस शो, कि बिजनेस स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बिजनेस की क्या शो करती है। एसेट्स एंड लायबिलिटी एट अ सर्टेन डेट। तो ये तो इसकी ऑप्शन 1 ए ही ठीक हो गई है कि आपकी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो आपकी एसेट्स और लायबिलिटी को ही डिफाइन करती है एट अ सर्टेन डेट, मतलब है जब आपका फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा होता है। ठीक है, इसके अलावा नीचे वो कह रहा है कैलकुलेशन ऑफ द एनुअल प्रॉफिट एंड लॉस बिल्कुल भी नहीं। चेंजेस इन इक्विटी ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर बिल्कुल भी नहीं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर द फाइनेंशियल ईयर बिल्कुल भी नहीं। तो ऑप्शन ए ही इसकी 100% करेक्ट है। एमसीक्यू नंबर 2022 में कह रहा है ट्रेडर पेज हर इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन 1 जनवरी ईच ईयर ऑफ द फॉलोइंग 12 मंथ। शी मेड द फॉलोइंग पेमेंट 1 जनवरी 2022 में। उसने क्या किया, उसने 1680 पे कर दिया। 1 जनवरी 2023 में उसने 90 कर दिया। हाउ मच डिड द ट्रेडर इंक्लूड फॉर इंश्योरेंस। देखिए कह रहे हैं इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन 1 जनवरी ईच ईयर, हर साल के 1 जनवरी को वो अपने इंश्योरेंस प्रीमियम पे करता है फॉर द फॉलोइंग 12 मंथ। ठीक है जी। और शी मेड द फॉलोइंग पेमेंट्स फॉर इंश्योरेंस, ये उसने कुछ नीचे पेमेंट्स की 1 जनवरी में, कुछ की 1 जनवरी। हाउ मच डिड द ट्रेडर इंक्लूड फॉर इंश्योरेंस इन हर इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। और उसकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो कब बन रही है, वो बन रही है 31 मार्च 2023 में। तो बेटे ये देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले टाइम लाइन बना लेते हैं। फिर एंड हो रहा है 31 मार्च। ठीक है, और 2023 में देखिए अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपके पास इंश्योरेंस पे की जा रही है। इंश्योरेंस पिछले साल से आ रही है वो देखते हैं। लास्ट ईयर से जो इंश्योरेंस पे हुई हुई है, तो लास्ट ईयर से इंश्योरेंस वो हुई हुई है 1 जनवरी 2022। और ये कब तक की पे उसने की हुई है, ये उसने पे की हुई है 31 दिसंबर 2022 तक। आपका जो फाइनेंशियल ईयर है ये कब स्टार्ट हो रहा है, ये स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल 2022 से। ठीक है, अब जो उसने इंश्योरेंस 1680 की पे की थी 1 जनवरी 2022 से, हमने देखना है इसका कितना पोर्शन हमारे करंट ईयर में आ रहा है। अप्रैल से दिसंबर तक अगर हम काउंट करें, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 9 मंथ, यानी 1680 के 9 मंथ हमारे करंट ईयर में आएंगे, 9th आउट ऑफ 12। ठीक है, और दूसरी पेमेंट आपकी जो है वो 1 जनवरी 2023 में पे कर रहा है। 1 जनवरी 2023 में यहाँ पर 2023 में पे कर रहा है इतनी 1920 और ये टिल 31 दिसंबर 2023 की पेमेंट है। हमारे करंट ईयर में इसका कितना पोर्शन यूज होगा, जनवरी टू मार्च, जनवरी फरवरी मार्च 3 मंथ, यानी 3 आउट ऑफ 12। बेटे जरा ये दो कैलकुलेशन करें जरा।
वो कैलकुलेशन कौन सी कि 1680 के ऊपर हमारे करंट ईयर के 9 मंथ अप्लाई होंगे, 9/12 इसकी अमाउंट कैलकुलेट करें, और 1920 के ऊपर हमारे करंट ईयर के 3 मंथ यूज होंगे करंट ईयर के। तो बेटे देखने का कितना बना, 1260 और सॉरी सेकंड का 480 है। टोटल कितना बन गया, टोटल बन ये टोटल आपके पास बन गया जी $1740। यानी ये करंट ईयर में जो हमारी इनकम स्टेटमेंट में जो इंश्योरेंस की वैल्यू जाएगी वो ये 1740 जाएगी, और ये आपके पास ऑप्शन बन रही है ऑप्शन बी। ठीक है, तो देखिए ये दो पेमेंट्स हुई थी आपके करंट ईयर में, दो पेमेंट्स आ रही थी, एक प्रीवियस ईयर से कंटिन्यू हुई थी, तो उसका कितना पार्ट हमारे करंट ईयर में यूज हुआ उस इंश्योरेंस का, उस इंश्योरेंस पेमेंट का, जो इंश्योरेंस प्रीमियम जो भी पे किया जा रहा है, तो उसका हमारे करंट ईयर में 9 मंथ का जो है प्रोपोर्शन वो यूज होगा। और जो सेकंड पेमेंट हो रही है वो 1 जनवरी 2023 में हो रही है, वो हमारे करंट ईयर में उसका कितना पार्ट आएगा, जनवरी टू मार्च तक उसका 3 मंथ आएगा, तो उसको हम फिर उसके ऊपर 3 मंथ अप्लाई करेंगे। यू हम बेटे अपने करंट ईयर के अंदर अप्लाई होने वाली इंश्योरेंस की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, और फिर उसको टोटल करके उसे इनकम स्टेटमेंट में ट्रांसफर कर देंगे। इंश्योरेंस हमारा एक्सपेंस होता है। ठीक है जी, तो ये 1741। आगे है विच आइटम इज एडेड टू द प्रॉफिट फॉर द ईयर, विच आइटम इज एडेड टू द प्रॉफिट फॉर द ईयर इन अ पार्टनरशिप अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो पार्टनरशिप या अप्रोप्रिएशन अकाउंट में हमारे जो प्रॉफिट फॉर द ईयर में क्या क्या चीज़ें ऐड होती हैं, इसके अंदर हमारे पास ऐड होगा जी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनरशिप पढ़ा हुआ ना आपने, कि जब भी आप अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हो तो उसको आप कैसे स्टार्ट करते हो, प्रॉफिट फॉर द ईयर, और उसमें आप सबसे पहले आप ऐड करते हो इंटरेस्ट और ड्राइंग्स, और लेस करोगे फिर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और लेस करो सैलरी जो आप पार्टनर को। तो ये अप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है, तो इसके अंदर ऐड क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो हमारी ऑप्शन बी बन। अब आपके पास है ये MCQ नंबर 24। Abby and Ernie are in partnership. Ernie is entitled to an annual partnership salary 3,000. They share residual profit and loss equally. Residual का मतलब होता है जो अप्रोप्रिएशन के बाद आपका बाकी रिमेनिंग प्रॉफिट होता है। The profit for the year ended 31st August 2022 was 12,600. On 1st September 2021, the partner's current account balance were Abby का ये था जी, Ernie का ये था। What was the credit balance of Ernie current account 1st September 20? तो 1st September 2021 का जो बैलेंस, तो फिर हम ऐसे करते हैं अर्नी का हम जो है वो करंट अकाउंट का फॉर्मेट निकाल लेते हैं। तो इसका अर्नी का जो है स्टार्टिंग बैलेंस डेबिट है, रोड डाउन 1400। उसके बाद है जी अर्नी को सैलरी भी आपने इंटाइटल की हुई है 3,000 की, इसकी भाई सैलरी तो आ जाएगी इस साइड पे 1000। अच्छा, इसके बाद है जी रेजिडुअल प्रॉफिट जो है वो इक्वली शेयर करेंगे, तो वो हमें अप्रोप्रिएशन भी कर लेते हैं। देखिए हमारे पास जो प्रीवियस प्रॉफिट फॉर द ईयर दिया हुआ है, प्रॉफिट फॉर द ईयर वो है 12,600।
इसमें से बेटे हम सैलरी लेस करेंगे क्योंकि सिर्फ सैलरी ही है हमारे पास 3000। रेजिडुअल जो प्रॉफिट है वो हमारे पास आएगा 0.6 और 12 में से 3 माइनस 9600। और ये इक्वली डिवाइड करना है तो 9600 को आप 2 से डिवाइड करें तो 2 4 द 8 2 8 द 16 4800। तो जी प्रॉफिट आ जाएगा इसके करंट अकाउंट में 4800। तो अगर आप इसको बैलेंस ऑफ करें तो ये अमाउंट बन रही है कितनी 7800 7800। अगर करें बेटे इसको 7800 में से 1400 को माइनस कर दें 6400। तो यहाँ पर अब आपके पास जो कैरेट डाउन बैलेंस बनेगा 6400 बन जाएगा और ये ब्रॉड डाउन हो जाएगा इधर आके 60। ठीक है। तो 1 सितंबर 2022 में ये है 1 सितंबर 2022 6400 ऑप्शन सी। अच्छा जी इसके बाद है आपके पास MCQ नंबर 25। व्हाट इज मेंट बाय इक्विटी। तो इक्विटी क्या होता है जी, ये तो कंपनी अकाउंट के अकॉर्डिंग पूछ रहा है। डिविडेंड पे टू द ऑर्डिनरी शेयर होल्डर में बिल्कुल भी नहीं। इक्विटी तो हम जो है जो हमारे पास टोटल फंड होता है उसको हम बोल रहे होते हैं कंपनी के पास फंड रेज थ्रू बोरोइंग, नहीं उधार से जो फंड आप जनरेट कर रहे हो वो भी इक्विटी नहीं होता, वो तो पार्ट ऑफ इक्विटी होता है। इंटरेस्ट पे टू द डिबेंचर होल्डर, ये तो बिल्कुल भी नहीं है। टोटल फंड प्रोवाइडेड बाय शेयर होल्डर, एग्जैक्टली ये आपका इक्विटी है क्योंकि कंपनी अकाउंट के अंदर जो सबसे पहला सोर्स ऑफ कैपिटल होता है या सोर्स ऑफ जो आपका फंड जनरेशन आप जब करते हैं तो उसका जो सोर्स होता है वो आपके शेयर होल्डर्स होते हैं। शेयर होल्डर जो है वो जब शेयर बाय करते हैं तो वो कंपनी को शेयर कैपिटल देते हैं। ठीक है। तो इसकी ऑप्शन बनी आपकी बी। MCQ नंबर 26। During the financial year, AB Limited paid debenture interest 1400 relating to financial year. At the end of the year, debenture interest 700 was accrued. अच्छा जी, how was debenture interest shown in the statement of financial statement for the year? अच्छा ये कह रहा है कि ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर AB लिमिटेड पे डिबेंचर इंटरेस्ट पे कर दिया था 1400 रिलेटिंग टू द फाइनेंशियल ईयर और एट द ईयर एंड के ऊपर डिबेंचर इंटरेस्ट 700 बाद एक्रूड। लेकिन अच्छा ड्यूरिंग द ईयर 1400 तो पे कर दिया लेकिन स्टिल ईयर एंड के ऊपर 700 एक्रूड है। इनकम स्टेटमेंट में तो जो एक्रूड आपका होगा वो तो आपका ऐड होगा, ठीक है ना। इनकम स्टेटमेंट में एक्रूड आपका जो है उसने तो ऐड होना ही होना है। तो 1400 के अंदर अगर आप 700 ऐड करते हैं तो वो आपके पास फिर बनेगा 2100, है ना। 1400 आपका जो है ये रेट है और प्लस एक्रूड आपका है 700। ठीक है। तो टोटल जो इनकम स्टेटमेंट में जाने वाली है अमाउंट वो है 2100। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के अंदर एक्रूड स्टेटमेंट चेंजेस इन इक्विटी जो आप बनाते हैं कंपनी अकाउंट के अंदर उसके अंदर एक्रूड इंटरेस्ट की कोई इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड नहीं होती, इसलिए इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन बी। आगे है जी विच आइटम आर इंक्लूडेड। Which items are included in an income and expenditure account prepared for a sports club। ये बेटे एनपीओ का क्वेश्चन और कह रहा है जी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आप स्पोर्ट क्लब को जब आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करते हैं तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें आएंगी। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जस्ट लाइक एन इनकम स्टेटमेंट, क्योंकि
आपका जो एनपी होता है वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है कि सोसाइटी को सर्विसेज देना, rather दैन कि वो कोई प्रॉफिट जनरेट करे, वो प्रॉफिट नहीं कोई जनरेट करता। तो इसलिए इसके अंदर हम इनकम स्टेटमेंट इसकी नहीं बनाते, इसके अंदर हम इसका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आप सबसे टॉप पे पहले अपनी सारी इनकम कैलकुलेट करते हो, फिर आप उसमें से अपने सारे एक्सपेंडिचर को माइनस कर देते हो, और अगर आपका इनकम आपके एक्सपेंसेस से ज़्यादा हो तो आप उसको सरप्लस बोलेंगे, अगर आपका इनकम आपके एक्सपेंसेस से कम होगा तो फिर आप उसको डेफिसिट बोलेंगे। लेट्स सी इसके अंदर क्या हो रहा है। इसके अंदर वो कह रहा है कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हैं वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएंगी। ठीक है जी। तो इसके अंदर ये फर्स्ट है कॉस्ट ऑफ न्यू फर्नीचर परचेज ड्यूरिंग द ईयर, ये बिल्कुल भी नहीं आएगा। टू है डेप्रिसिएशन, देखें टू जो है ये एक एक्सपेंस है, ठीक है, और एक्सपेंस जो है और वो भी आपके क्लब का एक्सपेंस है, एनपीओ का, स्पोर्ट्स क्लब का। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट जो है ये फर्नीचर, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट और जो फर्नीचर है उसकी डेप्रिसिएशन हो रही है, तो ये आपके उस स्पोर्ट्स क्लब का एक्सपेंस बन जाएगा। तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ये चीज़ तो आएगी। फिर है आगे रेट्स फॉर द क्लब हाउस पेड इन एडवांस फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। ये तो नेक्स्ट ईयर का है ना, प्री पेमेंट हो गया एक्सपेंस, प्री पेमेंट एक्सपेंस तो आपका उसके अंदर नहीं आएगा। ठीक है ना, इसकी तो एडजस्टमेंट हो जाएगी, माइनस हो जाएगा प्री पेमेंट। जैसे नॉर्मली आप किसी भी सोल ट्रेडर या कोई भी आप इनकम स्टेटमेंट बनाते हो तो वहाँ पे आप प्री पेमेंट ईयर एंड की माइनस कर देते हो एक्सपेंसेस की प्री पेमेंट्स। तो इसी तरह इसके अंदर भी सेम वही पैटर्न इसके अंदर भी अप्लाई होगा कि जो भी आपकी प्री पेमेंट्स होंगी एक्सपेंसिव से रिलेटेड वो आपकी माइनस हो जाएंगी। तो इसलिए इसके अंदर ये भी आइटम रिकॉर्ड नहीं होगी। अच्छा जी, 4 है सब्सक्रिप्शन डेट रिमेन अनपेड बाय क्लब मेंबर्स एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। जो सब्सक्रिप्शन आपकी अभी तक पे नहीं हुई, ठीक है, तो भाई वो तो आपकी इनकम का तो पार्ट है ना, वो आपकी इनकम तो है, तो ये आपकी एक्रूड इनकम है, एक्रूड वैल्यूज तो रिकॉर्ड होते हैं। ऑप्शन जो इसके अंदर ऑप्शन 4 है वो भी आएगा। तो इसमें इस एमसीक्यू का आंसर क्या बना, वो अकॉर्डिंग ए बी सी डी के अंदर ऑप्शन सी बन रहा है। ठीक है जी, 2 and 4। एमसीक्यू नंबर 28 ये भी एनपीओ से रिलेटेड है। इसके अंदर वो क्या बोल रहा है कि मेलोडी इज a music club. The club holds a music concert once every year. Prizes are awarded to the musicians selected by a judge. The club provided the following information related to the latest music concert. ठीक है, what was the profit from the concert? ठीक है, तो कंसर्ट से आपके पास प्रॉफिट क्या हुआ है। देखिए सेल्स ऑफ कंसर्ट टिकट, तो ये तो भाई आपकी सबसे टॉप पे आ गई। ठीक है, सेल्स आपकी सबसे टॉप पे आ जाएंगी, 1500 की टिकट सेल हुई है। परचेज फॉर कंसर्ट प्राइजेज, ये आपका खर्चा है। ठीक है जी, ये आप माइनस करोगे, इसमें से 450 को माइनस कर दोगे। फिर है सेल ऑफ कंसर्ट प्रोग्राम्स, सेल ऑफ कंसर्ट प्रोग्राम्स टिकट के साथ, ये भी इसके अंदर ऐड होगा। पेमेंट ऑफ फी टू द कंसर्ट जज, वो भी माइनस हो। तो बेटे आप ऐसे करो, अब आप 1500 में 150 ऐड कर दो, 1500 में 150 ऐड कर दो, और बाकी दोनों वैल्यूज को माइनस कर दो। बताओ मुझे आंसर क्या बन रहा है। 950 जी, 950 है, तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन ए। ठीक है ना। तो जो आप कंसर्ट आपने अरेंज किया, आपने जो इस एमसीक्यूज के अंदर मेलोडी म्यूजिक क्लब, द क्लब फॉर द म्यूजिशियन, म्यूजिक कंसर्ट once every year, prizes are awarded to the musician selected by a judge। ठीक है, इस एमसीक्यूज में सेल्स है आपके पास 1500, और सेल और एक और सेल आप कर रहे हैं, सेल ऑफ कंसर्ट प्रोग्राम्स। ठीक है, उनको भी आप सेल कर रहे हैं। तो ये दो तरह की आपके पास रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, और इन रेवेन्यू को जनरेट करने के अगेंस्ट जो आप खर्चा करना पड़ रहा है वो आपको ये और ये वाली अमाउंट खर्चा करना पड़ रही है, दोनों को आप माइनस कर दोगे, आपके पास फाइनली आंसर 950 आ चलिए। अब ये अब आपका आ गया जी एमसीक्यू रिलेटेड टू द मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का एमसीक्यूज है। A business provide the following information.
बिजनेस प्रोवाइड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, ओपनिंग इन्वेंटरी ऑफ रॉ मटेरियल है, क्लोजिंग इन्वेंटरी ऑफ रॉ मटेरियल है, परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल है, कैरेज इनवर्ड ऑफ रॉ मटेरियल है। तो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम कैलकुलेट करनी है। इसको अपने फॉर्मेट में अंडरस्टैंड भी किया था। तो ओपनिंग इन्वेंटरी ऑफ रॉ मटेरियल आपके पास है जी 50,000। इसमें आप ऐड कर दोगे परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल। परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल आपके पास है जी 80,000, इसके अंदर ऐड हो जाएगा। फिर कैरेज इनवर्ड ऑफ रॉ मटेरियल है, ये भी आपका ऐड हो जाएगा 2,000, इसको भी आप ऐड कर दो। और इसमें सब्ट्रैक्ट हो जाएगा आपके पास क्लोजिंग इन्वेंटरी ऑफ रॉ मटेरियल, वो कितनी है 60,000 की, वो इसमें से माइनस हो जाएगी। आंसर बताएंगे क्या बना। ये 72,000 बन रहा है। लेकिन ये बन रहा है ऑप्शन बी। बेटे MCQ number 30. Ashwin started a business as a taxi driver on 1st January 2022. His taxi cost 5,000 and he paid $100 into the business bank account. उसके बाद है he did not keep any accounting records. Incomplete record का क्वेश्चन है ये MCQs. He did not keep any accounting record on 31st December 2022. He had 1,750 in the business bank account. His taxi was valued $4,000 and he owed $15 to the garage for repair during the year. He took 1,600 out of the business bank account as a drawings. What was the profit for the year? अच्छा जी, अब देखिए प्रॉफिट फॉर द ईयर के अंदर इसके अंदर जो हमने फार्मूला यूज करना है ना, वो हमें यूज करना है प्रॉफिट के लिए। प्रॉफिट फॉर द ईयर, हम जो फार्मूला यूज करेंगे वो करेंगे एंड ऑफ ईयर कैपिटल प्लस ड्राइंग प्लस स्टार्ट ऑफ कैपिटल। तो स्टार्ट ऑफ ईयर कैपिटल तो उसने हमें दे दिया है। ठीक है जी, स्टार्ट ऑफ ईयर कैपिटल है जी के his taxi cost $5,000 and he paid 100 into the business bank account। ये उसकी इन्वेस्टमेंट है टोटल 5,100 स्टार्ट ऑफ ईयर की। फिर कह रहा है जी 31 दिसंबर में ही हैड, अब हम ईयर एंड का कैपिटल निकाले तो ईयर एंड में हमारे पास हम देखेंगे हमारे पास एसेट्स कितने हैं और उसमें से हम लाइबिलिटीज को माइनस करेंगे, हमारे पास कैपिटल निकलेगा ईयर एंड का। ये जी ईयर एंड में हमारे पास एक तो है जी 1,750 की, ही हैड 1,750 इन द बिजनेस बैंक अकाउंट 1,750। फिर है जी हिज टैक्सी वाज वैल्यू फॉर $4,000 की इसकी टैक्सी की वैल्यू है। ही ओड $50 और उसकी लाइबिलिटी उस पर है $50 की। तो एंड ऑफ ईयर कैपिटल कितना बन गया जी, जरा कैलकुलेट करें। $5,700। ठीक है, अब हमारे पास वैल्यूज आ रही हैं, हम देख लेते हैं। एंड ऑफ ईयर का कैपिटल हमने देख लिया 5,700। ड्राइंग उसने की हुई है जी 1,600 डॉलर की।
आउट ऑफ ईयर का कैपिटल उसका 5100। कैलकुलेट करके प्रॉफिट देखें कितना बना उसका। 2200 उसका प्रॉफिट कैलकुलेट हुआ। तो ये हमारे पास कौन सी ऑप्शन बन रही है इसकी? बी। जी ये ऑप्शन बी बनेगी। ठीक है, तो अब आगे है जी एमसीक्यू नंबर 31। इसमें है हमारे पास a trader did not keep a complete set of accounting, he provided the following information for the year। तो इसमें वो परचेजेस कह रहे हैं जी कि हमें परचेजेस कितनी होगी, इसके लिए हमें छोटा सा एक कंट्रोल अकाउंट बनाना होता है। कंट्रोल आउट, ठीक है ना। तो हमें जब भी इनकम्प्लीट रेकॉर्ड्स के अंदर हमें कोई परचेजेस फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट परचेजेस फाइंड करने के लिए हम या तो कंट्रोल अकाउंट बनाएंगे या एक फार्मूला डायरेक्ट यूज करेंगे, लेकिन इसके अंदर क्योंकि डिस्काउंट भी आ रहा है तो वी विल प्रेफर टू मेक कंट्रोल अकाउंट। अच्छा जी, अब ओपनिंग ट्रेड पेबल जो होता है आपको पता है ये हमेशा क्रेडिट साइड पे आता है। बैलेंस ब्रॉट डाउन जो है 5000। क्लोजिंग ट्रेड पेबल इसकी ऑपोजिट साइड पे आएगा। बैलेंस कैरी डाउन 9800। पेमेंट टू द क्रेडिट सप्लायर हम डेबिट करेंगे बैंक के साथ, हम इसका पेमेंट कर रहे हैं 35,000 की। कैश डिस्काउंट भी हमें मिल रहा है, तो डिस्काउंट भी हम इसके अकाउंट में डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं। कंट्रोल अकाउंट के फॉर्मेट में ये हमने चीज़ देखी हुई है। तो डिस्काउंट आपका है 3000 का। जस्ट इसको आप बैलेंस ऑफ कर दें, तो ये 35,000 और फिर 3000 इसके अंदर ऐड करेंगे तो ये आपको 38,000। 38,000 में 9800 ऐड करें, बेटे ज़रा करें इसको, कितनी बनी हुई वैल्यू? नहीं नहीं इतनी 47,830। हाँ जी ठीक है, 47,800। इधर भी 47,800, इसमें से 5,000 माइनस कर दें। तो जी तो हमारे पास जो परचेजेज आ रही हैं वो क्या आ रही हैं? परचेजेस 42,800। ठीक है, ये हमारे पास ऑप्शन बन गई कौन सी? बी। तो ये था ये एमसीक्यू नंबर 31, इसे ऑप्शन डी हो गया हमारा आंसर। इसके बाद है जी 32 रेशियो से रिलेटेड है। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, प्रॉफिट फॉर द ईयर भी दिया हुआ है, इक्विटी एट द ईयर एंड के ऊपर भी दी हुई है, 6% डिबेंचर है। व्हाट वाज द रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड? ठीक है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का फार्मूला होता है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड फार्मूला होता है प्रॉफिट फोर ओवर कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, इनटू 100। पर बेटे कैपिटल एम्प्लॉयड हमने कैसे कैलकुलेट करना है? कैपिटल एम्प्लॉयड के दो फार्मूलाज होते हैं, एक तो होता है आपके पास इक्विटी प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटी आपके पास कौन सी है? ठीक है, दूसरा इसका फार्मूला होता है और कैपिटल एम्प्लॉयड नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी।
तो हम फर्स्ट वन यूज़ करेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए। तो सबसे पहले देख लीजिए हमारे पास प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट बिल्कुल है, ये 29,200, तो हमें डायरेक्ट ये वाली वैल्यू यूज़ करनी है। और कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए हम यूज़ करेंगे इक्विटी, इक्विटी हमें दी हुई है 192,000, 192,000 प्लस नॉन करंट एसेट जो है, नॉन करंट लाइबिलिटी जो है हमारे पास, वो डिबेंचर है हमारे पास 20,000 का, इसको इसमें ऐड करना है और इंटू 100। ये बेटे कैलकुलेट कर लें जल्दी से इसको। जी बिल्कुल ठीक है, 13.77 हमारे पास ऑप्शन बी है, 13.77। आगे है जी एमसीक्यू नंबर 33 से बिलो लिक्विड एसिड टेस्ट रेशियो वाज हायर ऑन 1 जनवरी 2022 देन इट वाज ऑन 31 दिसंबर 2020। ये एसिड टेस्ट रेशियो जो है उसकी 1 जनवरी 2022 में वो उसकी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू जो 31 दिसंबर 2020 देन इट वाज ऑन 31 दिसंबर 2020। ठीक है ना, यानी वो हमें ये कह रहा है कि जो एसिड टेस्ट रेशियो स्टार्ट ऑफ ईयर की है वो ज़्यादा थी एज कम्पेयर टू एंड ऑफ ईयर। व्हाट कुड हैव कॉज दिस, तो इसकी रीज़न क्या हो सकती है कि एंड ऑफ ईयर में हमारी रेशियो जो है वो डिक्रीज हो गई है। ठीक है ना, तो अब एसिड टेस्ट रेशियो बेसिकली आपको बताती है कि आपके पास कितने करंट एसेट्स हैं जिनके एज कम्पेयर टू योर करंट लाइबिलिटी के टाइम आने पे आप अपनी लाइबिलिटी को मीट कर सको। और जो लिक्विड एसिड टेस्ट रेशियो होती है इसमें से वो क्लोजिंग इन्वेंट्री को भी माइनस कर देते हैं। तो एनीवे स्टार्ट ऑफ ईयर में आपकी इन्वेंट्री रेशियो ज़्यादा थी, एंड ऑफ ईयर में आपकी वो कम है। इसकी रीज़न जो है क्योंकि अब इसमें इन्वेंट्री तो आ नहीं रही। मैं फार्मूला पहले आपको लिख के बता देता हूँ। देखें लिक्विड रेशियो की अगर हम बात करें, करंट एसेट्स माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री और करंट लायबिलिटी। अब क्लोजिंग इन्वेंट्री तो निकल गई, फिर ये हो सकता है कि हमारे पास ऑप्शन फिर क्या बचती है कि आपके बैंक ओवरड्राफ्ट डिक्रीज हो गए। नहीं, बैंक ओवरड्राफ्ट तो करंट लायबिलिटी है और डिनोमिनेटर अगर डिक्रीज हो तो फिर तो आंसर को इंक्रीज होना चाहिए। आगे इन्वेंट्री डिक्रीज, इन्वेंट्री का तो रोल ही कोई नहीं है। अदर पेएबल डिक्रीज, अगेन अदर पेएबल भी आपके डिनोमिनेटर में आते हैं, करंट लायबिलिटी में आते हैं। अगर डिनोमिनेटर डिक्रीज हो रहा है तो फिर ओवरऑल आंसर इंक्रीज हो जाता है, ऐसा तो हुआ नहीं है। फिर ऑप्शन डी में ट्रेड रिसीवेबल डिक्रीज, हाँ ट्रेड रिसीवेबल हमारे न्यूमिनेटर में आएंगे यानी ऊपर आएंगे करंट एसेट्स में, और अगर ये डिक्रीज हो रहे हैं तो फिर ओवरऑल आंसर हमारा डिक्रीज हो जाएगा। ऑप्शन डी बनता है। तो सही, एमसीक्यू नंबर 34, द फॉलोइंग रेशियो रिलेट टू द बिजनेस ऑफ ईवा एंड मैक्स। करंट रेशो में दोनों का अगर कंपैरिजन देखें तो मैक्स की जो करंट रेशो है वो ज़्यादा है, और अगर हम लिक्विड रेशो की बात करें तो लिक्विड रेशो जो है वो ईवा की ज़्यादा है। अब करंट रेशो होती क्या है, करंट रेशो आपकी जो होती है करंट, तो ये तो टोटल करंट एसेट्स ओवर करंट लाइबिलिटी होती है। ठीक है, और लिक्विड रेशो का मैंने आपको अभी ऊपर टॉप पे बताया था कि लिक्विड रेशो का डिफरेंस और करंट रेशो का डिफरेंस क्या है कि लिक्विड रेशो में हम अपने इन्वेंट्री को माइनस कर देते हैं। तो अब ये है कि लिक्विड रेशियो अगर आपकी मैक्स की कम हो रही है तो इसकी रीज़न हमने, उसने हमें पूछा कि एन अकाउंटिंग स्टूडेंट मेड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो उसने ये स्टेटमेंट बनाई है इनकी रेशियो के अकॉर्डिंग, तो विच स्टेटमेंट आर करेक्ट, जैसे कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट हो सकती है। अच्छा जी, इसको देख लेते हैं कि Viva can meet her current liability from her current assets more easily than Max, नो ये नहीं हो सकता।
ईवा की तो करंट लायबिलिटी मीट, उसकी तो रेशो कम है, वो कैसे मीट कर सकते हैं एज कम्पेयर टू मैक्स। वो है ईवा कैन मीट हर करंट लायबिलिटी फ्रॉम हर लिक्विड एसेट्स मोर इजीली देन मैक्स, ये है उसकी क्योंकि लिक्विड रेशो ज़्यादा है इसलिए ये कर सकती है। ऑप्शन एक तो ये 2 ठीक हो गया, है ना, क्योंकि ये लिक्विड रेशो इसकी ज़्यादा है तो इसलिए इसकी एबिलिटी ये ज़्यादा है। अच्छा, ऑप्शन 3 में कह रहा है मैक्स हैव इनसफिशिएंट करंट एसेट्स टू मीट हिज करंट लायबिलिटी। गलत बात भाई, मैक्स के पास आप देखें, मैक्स के पास तो ये करंट रेशो ज़्यादा है तो इसके पास तो एसेट्स ज़्यादा है, तो इसकी इसकी जो है वो डेफिशिएंसी तो है ही नहीं इसके एसेट्स में करंट रेशो के अंदर। आगे कह रहा है जी मैक्स है, ऑप्शन 4 में कह रहा है मैक्स हैज सफिशिएंट लिक्विड एसेट्स टू मीट हिज करंट लायबिलिटी। ये उसने मैक्स हैज सफिशिएंट लिक्विड एसेट्स, हाँ जी। अगर अब इसकी रेशो को देखें तो इसकी रेशो है 1:1, तो ये लिक्विड रेशो के अंदर 1:1 जो है ये बेंचमार्क होता है। और ये अगर आपकी रेशो का आंसर ये आ रहा है, इट्स मीन आपके पास सफिशिएंट लिक्विड एसेट्स हैं कि आप अपनी करंट लायबिलिटी को मीट कर सकें। ऑल्दो के ईवा के पास ज़्यादा एसेट्स हैं, लेकिन मैक्स के पास भी जितनी मैक्स की रेशो आ रही है, ठीक है, तो मैक्स की रेशो भी ये समझदारी कि मैक्स की भी बिजनेस की पोजीशन स्ट्रॉन्ग है। 1:1 मीन्स कि उसके पास इतने सफिशिएंट लिक्विड एसेट्स हैं कि वो अपनी लायबिलिटी को मीट कर सकता है। तो ऑप्शन 4 भी जो है ना इसके अंदर ये वाली, वो 2 एंड 4, तो ये हमारे पास ये बन रहा है। थर्टी टू बेटे 32 MCQs को आप देख लें। 32 में यह है कि टी लिमिटेड प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। उसने हमसे ना रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पूछा था इस MCQs में। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का फार्मूला क्या होता है? प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर इंटरेस्ट ओवर कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। तो अब प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर इंटरेस्ट तो ये गिवन है 29,200, लेकिन कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड करने के लिए आपको इन दोनों में से किसी एक फार्मूला को यूज़ करना था। तो हमने वो फर्स्ट वन यूज़ किया क्योंकि हमारे पास फर्स्ट वन के अकॉर्डिंग डाटा दिया हुआ है। वो क्या होता है? इक्विटी प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। तो इक्विटी दी हुई है 192,000 और लायबिलिटी आपकी दी हुई है 20,000। ठीक है, तो बेटे इन दोनों को हमने नीचे ऐड किया डिनोमिनेटर में, तो हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड बन जाएगा और इंटू 100 कर देना। तो जब आपने इसे मैथमेटिकली कैलकुलेटर से सॉल्व किया, यू गेट द आंसर 13.77। तो ये 13.77 बेसिकली रेशो है। इसका मीनिंग क्या है? इसका मतलब ये है कि कैपिटल एम्प्लॉयड की जो आप टोटल इन्वेस्टमेंट बिजनेस में कर रहे हो उसके अगेंस्ट आपको वो बिजनेस 13.77% का प्रॉफिट रिटर्न कर रहा है। ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू योर इन्वेस्टमेंट इनटू द बिजनेस। ठीक है, ये है जिसका मीनिंग। इसके बाद है जी MCQ नंबर 35। MCQ नंबर 35 में कैफे ऑनर मेड no entry in her account for increased competition when another cafe opened nearby। तो उसने अकाउंटिंग अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड में जो है उसने कोई एंट्री नहीं की कि जो कंपटीशन इंक्रीज हुआ है। कंपटीशन की उसने एंट्री क्यों नहीं की भाई? ठीक है ना, ये हमने देखना है। इंक्रीज कंपटीशन, इसकी उसने कोई एंट्री नहीं की। तो कौन सा अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो है उसने अप्लाई किया? विच अकाउंटिंग प्रिंसिपल वाज अप्लाइड? तो यहाँ पे है बेटे ये सिंपल सी बात है, मनी मेजरमेंट। मनी मेजरमेंट आपको बेसिकली क्या कहता है कि आपने अकाउंटिंग के अंदर सिर्फ उस चीज को रिकॉर्ड करना है जो मॉनेटरी फॉर्म में जो चीज कैलकुलेट हो। फॉर एग्जाम्पल आप किसी टेबल की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, आप किसी गाड़ी की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, आप किसी फिजिकल एसेट की वैल्यू को आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, जबकि ये जो कंपटीशन इंक्रीज हो गया, ये तो दोनों के दरमियान में एक कंपटीशन है और इसमें जो ब्रांड इमेजिंग है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। जिसका ब्रांड ज़्यादा अच्छा होगा तो वो ज़्यादा बिजनेस करेगा। और ब्रांड इमेजिंग जो होता है, यानी जो आपके कस्टमर की माइंडसेट वैल्यू होती है, वो उसको हम ब्रांड इमेज बोलते हैं ना। और बेटे ये आपका इंटेंजिबल एसेट होता है, जैसे फिजिकली आप देखते नहीं हो, फिजिकली उसे आप टच नहीं कर सकते, लेकिन एक ऐसा एसेट होता है जो अपनी एग्जिस्टेंस रखता है। ठीक है, एक माइंडसेट वैल्यू होती है आपके कस्टमर की। लेकिन अगेन फिर वही बात कि ये कोई फिजिकल एसेट नहीं है।
ब्रांड जो है ये फिजिकल एसेट नहीं है, ऑल्दो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एन एसेट फॉर द बिजनेस, लेकिन फिजिकल एसेट नहीं है। तो हमें फिर अकाउंटिंग इस ब्रांडिंग की जो वैल्यू होती है उसे रिकॉर्ड करने की परमिशन नहीं देती। ठीक है, और उसके अंदर कौन सा कॉन्सेप्ट है, वो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट है। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट हमें बोलता है कि भाई अगर आपके पास कोई फिजिकल एसेट है और उसकी वैल्यू को आप मेजर कर सकते हैं तो उसको आप रिकॉर्ड करेंगे। किसी भी इंटेंजिबल एसेट्स की, बेशक वो आपके लिए जितना मर्जी इंपॉर्टेंट है, आप उसकी वैल्यू को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक है ना। इसी तरह किसी स्किल्ड पर्सन की, फॉर एग्जाम्पल आपका एक बिजनेस है, उसके अंदर आपने एक एम्प्लॉय मैनेजर रखा हुआ है, मैनेजर बड़ा स्किलफुल है, उसके बगैर आपका बिजनेस नहीं रन कर सकता। अगर वो मैनेजर छोड़ के चला जाता है तो आपका बिजनेस लॉस में चला जाएगा। लेकिन उस मैनेजर की स्किल को आप कहीं पे भी अकाउंटिंग के अंदर रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ना कर सकते हैं। वहाँ पे भी मनी मेजरमेंट हमें कॉन्सेप्ट जो है ब्रेक लगा रहा है। ठीक है, इसलिए ये ऑप्शन नंबर सी है। ये बेटा, ये आपका जो है आज मई जून 2023 का पेपर 1 to ओ लेवल और IGCSE का सेम पेपर आज हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है ना, कंप्लीट एक पेपर है। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट नेक्स्ट टाइम हम फिर पेपर 1 देखेंगे मई जून 2023 का। ठीक है, नेक्स्ट मंडे में आपका एग्जाम है, तो उसमें आप क्या चाहते हो बेटे? उससे पहले फ्राइडे आ रहा है हमारे पास, सैटरडे आ रहा है, संडे आ रहा है। सैटरडे संडे में ज़्यादा टाइम लगा लेंगे। ठीक है ना। आप कौन से पास पेपर करना चाह रहे हो, पेपर 1 के पेपर 2?